नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। आज से हम ऐसी यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं जो आपको उस राज्य के गलियारों में ले जाएगी जिसे देश का दिल कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जिसका नक्शा किसी भाषा की दीवार पर नहीं बल्कि भूगोल की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर खींचा गया था। मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। यह प्रदेश गवाह रहा है अद्भुत संयोगों का। यहाँ एक और ₹1 रोज कमाने वाला मजदूर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, तो दूसरी ओर पांव पांव वाले भैया ने अपनी पदयात्राओं से सियासत का सबसे लंबा सफर तय कर लिया और सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर सिरमौर बन गए। ये वही धरती है जहां लोकतंत्र ने सहर्ष राजा का राज स्वीकार किया, वहीं दूसरी तरफ संन्यास लेने वाली महिला को सत्ता के शिखर पर बैठाकर भगवा का परचम लहराया। अजब गजब की इस दास्तां में हमने 21 दिन, 12 दिन और यहाँ तक कि महज एक दिन के मुख्यमंत्री का दौर भी देखा है। आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे उस नींव की जिस पर आज का मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है, उस पहले बरगद की जिसकी छांव में ये प्रदेश पनपा, लेकिन जिसकी विदाई ने दिल्ली तक की सत्ता को हिला कर रख दिया था। साल था 1956। भारत के नक्शे पर भाषाई आधार पर राज्यों की लकीरें खींची जा रही थी। दक्षिण में आंध्र प्रदेश और उत्तर में पंजाब हरियाणा की मांगे तेज थीं, लेकिन मध्य प्रदेश की कहानी कुछ जुदा थी, कुछ अलग थी। यहाँ भाषा नहीं बल्कि भौगोलिक एकता और प्रशासनिक सुगमता को आधार बनाया गया। विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल स्टेट और महाकौशल को मिलाकर एक विशाल राज्य का उदय हुआ। आप जानकर हैरान होंगे कि जब पहली विधानसभा अस्तित्व में आई तो उसमें विपक्ष का नामो निशान नहीं था, यानी कि एक विपक्ष विहीन लोकतंत्र का वो दौर मध्य प्रदेश ने देखा। ये अनूठा संयोग था। अगर हम संख्या बल की बात करें तो शुरुआत में मध्य भारत, विंध्य और भोपाल के सदस्यों को मिलाकर कुल 288 विधायक थे। समय बदला, परिसीमन हुए और 1967 में यह संख्या 296 हो गई। आपातकाल के बाद 1977 में विधायकों का आंकड़ा 320 तक जा पहुंचा। लेकिन साल 2000 में जब मध्य प्रदेश का एक हिस्सा कटकर छत्तीसगढ़ बना, तब जाकर ये संख्या आज की वर्तमान स्थिति यानी कि 230 पर जाकर टिक गई। लेकिन इस संख्या बल के पीछे जो चेहरों की जंग थी वो आज भी राजनीति के छात्रों के लिए किसी केस स्टडी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के गठन से पहले दो प्रमुख क्षेत्र थे, मध्य भारत और सेंट्रल प्रोविंस। 1 नवंबर 1956 को जब नए मध्य प्रदेश का जन्म हुआ तो बागडोर सौंपी गई पंडित रविशंकर शुक्ल को। शुक्ल जी कोई साधारण नेता नहीं थे, वह लौह पुरुष वाली छवि रखा करते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम किया तो फिरंगियों ने उन्हें हथकड़ियां पहनाकर पूरे शहर में घुमाया था। यही वो तेवर थे जो आजादी के बाद भी बरकरार उन्होंने रखे थे। सियासी गलियारों में एक किस्सा बहुत मशहूर है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविशंकर शुक्ल के बीच वैचारिक दूरियां जगजाहिर थीं। नेहरू नहीं चाहते थे कि शुक्ल जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन शुक्ल जी की क्षेत्रीय पकड़ और उनका कद इतना विशाल था कि नेहरू को चाहकर भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। वे मध्य प्रदेश के निर्विवाद नेता थे जिनका रुतबा दिल्ली के दरबार में भी झुकता नहीं था। लेकिन उनका यही स्वाभिमान उनके जीवन के अंतिम संघर्ष की वजह भी बना। गठन के महज 3 महीने बाद ही विधिवत चुनाव होने थे। पंडित शुक्ल चाहते थे कि उनके करीबी मित्र द्वारिका प्रसाद मिश्र को विधानसभा का टिकट दिया जाए और उनके बेटे विद्याचरण शुक्ल को लोकसभा का। यहाँ से कहानी में मोड़ आता है। द्वारिका प्रसाद मिश्र, जिन्हें राजनीति का चाणक्य माना जाता था, उन्होंने सालों पहले नेहरू के खिलाफ बगावत की थी। जबलपुर में सेठ गोविंद दास के साथ मिलकर हिंदी आंदोलन छेड़ना नेहरू को नागवार गुजरा था। नेहरू जी ने मिश्र जी को एक दशक तक मुख्य धारा से बाहर रखा था। जब 78 साल के वायोवृद्ध रविशंकर शुक्ल ने अपने मित्र द्वारिका प्रसाद मिश्र के लिए पैरवी की तो उन्हें दिल्ली तलब किया गया। ये बुलावा एक मुख्यमंत्री के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे नेता के लिए था जिसे झुकाने की कोशिशें की जा रही थी। दिल्ली पहुंचकर शुक्ल जी का मन व्यथित था। कहते हैं अपमान का वह घूंट उनसे पिया नहीं गया। वे दिल्ली के कनॉट प्लेस की सड़कों पर घंटों अकेले घूमते रहे जैसे अपने भीतर के द्वंद से लड़ रहे हों। हार कर वे अपने मित्र सांसद सेठ गोविंद दास के बंगले पर रुके। उसी रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अगली दोपहर से पहले मध्य प्रदेश ने अपने पहले मुख्यमंत्री को गवा दिया था। पंडित रविशंकर शुक्ल की विदाई के साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में वह स्थिरता खत्म हो गई जो उनके रहते महसूस होती थी। आज भी मध्य प्रदेश की सरकारी मोहर पर जो बरगद का पेड़ आप देखते हैं वह कहीं ना कहीं शुक्ल जी के उस विराट व्यक्तित्व की याद दिलाता है। उनके जाने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत ने कई करवटें ली, गुटबाजी बढ़ी, नए चेहरे आए। शुरू हुआ वह दौर जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी म्यूजिकल चेयर की तरह घूमने लगी। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे शुक्ल जी के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में जोड़ तोड़ का खेल देखने को मिला।
कैसे इस प्रदेश ने महज कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा और कौन थे वे चेहरे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सरकारें गिराई और बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश की इस अद्भुत गाथा में मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो अकीलीक्स को लगातार लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्रियों का किस्सा लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप देखते रहिए अकीलीक्स।